आपका पर्सपेक्टिव क्या है हैप्पीनेस का? कोका कोला कहता है ओपन हैप्पीनेस, कोई कहता है मेरी जीन खरीद लो हैप्पी हो जाओगे, कोई कहता है गाड़ी दौड़ाओ, एसयूवी लो, कच्ची सड़कों पे दौड़ाओ हैप्पी। मैं लोगों के लिए या मैं एनिमल्स के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उसका एक सही रूट है क्या? पीपल फार्म की बात करें तो पहले हमारा ये नहीं था प्लान, हमने तो ये कहा था कि हमारा एक घर है, घर में पशुओं की भी, घायल पशुओं की भी जगह होगी, जो उनकी मदद करना चाहते हैं उनकी भी जगह होगी। इस तरह शुरू हुआ था। हम तो पहले ट्रीट करते थे एनिमल्स को जाके स्ट्रीट पे, फिर हमने रिकवरी सेंटर बना लिया, वहाँ पे लाना शुरू कर दिया, भाई जिनकी पैर टूटे हुए हैं उन्हें तो एक स्पेस चाहिए। फिर हमने क्लिनिक खोला, फिर काम इतना बढ़ गया कि अब हमने सेपरेट हॉस्पिटल खोला। तो इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। जब आप उनको क्योर कर पाते हो या रेस्क्यू कर पाते हो, तो डू यू फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू? डू यू सी इट इज पीपल आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड देयर पर्पस ऑफ लाइफ? भाई जो बुरा है वो तो क्लियरली कह रहा है ना कि मतलब वो एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है, कुछ भी करेगा, किसी मतलब आतंकवाद करेगा, मर्डर करेगा, वो बुरा कर रहा है। अच्छा आदमी क्या करता है आज की डेट में? वो कहता है जी मैं मीट नहीं खा रहा, मैं दूध नहीं पी रहा, मैं अंडा नहीं खा रहा, मैं तो अच्छा हूँ। नहीं भाई, तुम बुरे नहीं हो। वो बुरा एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है, तो तुम एक्टिवली जाके कुछ अच्छा करो ना। तो ही तो अच्छाई नहीं फैल रही, बुराई फैल रही है। लोग ये बोलते हैं कि वो जो चिकन भी आ रहे हैं वो तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, क्योंकि उनको तो अलग प्रोसेस से बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। उनके अंडे भी नॉन वेजिटेरियन में नहीं आते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं आ रहे हैं। सोसाइटीज में हम देखते हैं डॉग के लिए बहुत अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हमारी भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग बोलते रहते हैं। कुछ लोग बड़े लवर होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग इस बात पे भी झगड़ा करते हैं कि उनको खाना क्यों दे रहे हो। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे था कि हम तो सफरिंग खत्म कर देंगे, लाइक अ स्प्रिंट रेस। फिर मुझे समझ में आ गया देखो सफरिंग बहुत ज्यादा है, तो इट्स अ रिले रेस, धीरे धीरे भागेंगे नहीं तो बर्न आउट कर जाएंगे। फिर मैं समझ गया सफरिंग खत्म होने की नहीं है। लाखों करोड़ों की संख्या में सफरिंग है, तो एक लास्टिंग चेंज तब आएगा जब लोगों की जो सोच है पशुओं के प्रति उसको बदला जाए। अकेला चना भार नहीं झोंक सकता। आप अकेले कितना कर लोगे? आप रेस्क्यू भी कर रहे हो, आप अवेयरनेस भी कर रहे हो, कितना कर लोगे? While you are serving animals, क्या आप इंसानों के बारे में भी ज्यादा बेहतर सीख पा रहे हो? Any three pick 3 किताबें जो आप शेयर करना चाहो which actually helped you, आपकी सोच को बदला? Why people should read this book? आपको ये पता होना चाहिए कि आप जी क्यों रहे हैं, for you make some irreversible decisions in your life। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही अलग तरह का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग किताब के बारे में बात करेंगे, हैप्पीनेस हैपेंस। ये किताब रॉबिन सिंह जी ने लिखी है, जो पीपल फार्म, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं पीपल फार्म को। बहुत लोगों ने देखा होगा, उनको सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उनकी जर्नी किस तरह से रही। आज के टाइम में जब हमारा ये पूरा कन्वर्सेशन हुआ इस पूरे पॉडकास्ट में, तो मुझे ये समझ में आया कि जीवन में हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं, लेकिन या तो हमें ढूंढना नहीं आ रहा, या हम उस पर्पस को ढूंढने के बावजूद लीड नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हमें कहाँ, किस डायरेक्शन में अल्टीमेटली जाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो अपने जीवन में एक ऐसी हाइट पर था, ऐसी ऊंचाई पर था, जो जीवन की उसको सारी सहूलियत मिल सकती थी, वहां से सब कुछ छोड़ के इंडिया मूव होना, लोगों के लिए और जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए कंट्रीब्यूट करना, उस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी काम कर रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे हिडन फेसेस हैं जो पीछे से काम करते हैं, लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। और ये किताब बहुत ही अमेजिंग किताब आई है, तो मेरे को आज ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इस किताब के बारे में डिस्कशन करें। एंड मुझे कंफर्म है, मुझे पता है कि ये जो पूरा डिस्कशन है, ये इसमें आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है। सो रॉबिन जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर अमित। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपकी ना बहुत सारी वीडियोस देखी, और मतलब मैं एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर मैं खुद बहुत पार्टिसिपेटिव नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है दिस इज समथिंग विच इज़ ग्रेट। और जब मुझे पता चला कि आपकी किताब भी आ रही है, और बहुत अच्छा टाइटल भी आपका, हैप्पीनेस हैपेंस, तो मुझे आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अगर इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑन द पॉडकास्ट, तो सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात हो जाएगी। हो गया मैनिफेस्ट। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? यस एंड नो। अब जो मेरा मानना यह है कि जैसे मैं अपनी कोई इंटेंशन सेट करता हूँ, तो इट हैपन्स कि मैं माइक्रो डिसीजंस लूंगा, करेक्ट, उसी डायरेक्शन में, और वो चीज़ होना शुरू होती है। तो मेरी लाइफ में तो काम करा है। करेक्ट। अब जो नो वाला जो पार्ट है, वो मुझे ये लगता है कि भाई बड़े सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपने सर्कमस्टांसेस बदलना, पर वो नहीं बदल पाते। अब खासकर जैसे मैं गांव में हूँ, मैं लड़कियों को देखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड है। उसके बाद एक ओप्रेस्ड घर में ही शादी हो जाती है। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, शहर आ जाएं, कुछ अपना बना लें,
तो ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं। अब ऐसे में मैं कहूँ कि भाई आपने मैनिफेस्ट सही से नहीं किया तो मुझे लगता है वो थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग होगा, तो ओह, आई अंडरस्टैंड। इसलिए मेरा थोड़ा ऐसा है। इट हैज़ वर्कड फॉर मी बट इट्स ऑल्सो अ प्रिविलेज। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं आई एम गेटिंग द एंगल जो आप बोल रहे हैं। सुपर्ब, ओके ओके, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द बुक फर्स्ट। पहले तो बहुत अच्छा टाइटल है आपकी किताब का, हैप्पीनेस हैपेंस। और बट बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट बुक, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपका पर्सपेक्टिव क्या है हैप्पीनेस का? देखिए, हैप्पीनेस की जो मेरी समझ है वो है कि हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। तो इट इज़ डिफरेंट देन जॉय। जॉय है कि भाई मैं अपने भाई से बड़े समय बाद मिला, या आपसे एक बड़ा अच्छी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, और वो क्षणिक है, वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जॉय ऊपर नीचे होता रहता है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट, अब ये भी परपेचुअल नहीं है, इट्स ऑल्सो लाइक लर्निंग अ स्किल कि आप कैसे एक सफरिंग की एब्सेंस वाली स्टेट को मेंटेन कर पाएं। जैसे साइकिल चलाना आपने सीख लिया, डजंट मीन कि कभी आप साइकिल से गिरेंगे नहीं, पर क्योंकि अब आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो आप गिर भी गए तो आप वापस साइकिल उठाएंगे, चल पड़ेंगे। दैट्स हाउ आई व्यू हैप्पीनेस। करेक्ट करेक्ट। तो आप अपने जीवन में डू यू थिंक दैट यू हैव रीच्ड टू दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, या यू स्टिल अटेनिंग, यू ट्राइंग टू अचीव मोर इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस और जॉय? देखिए, जॉय तो अगेन डिपेंड करता है ना। जॉय तो आ गया रास्ते में तो बढ़िया है, नहीं आया कोई बात नहीं, है ना। तो हैप्पीनेस की मैं बात करूं तो मैंने हैप्पीनेस का पीछा छोड़ दिया था, क्योंकि जो मेरी हैप्पीनेस की पहले समझ थी, क्योंकि देखिए कभी मैंने हैप्पीनेस को डिफाइन करने की कोशिश करी नहीं। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज वेरी अनहैप्पी एंड मैं हैप्पीनेस चाहता था, आई रियलाइज कि यार मुझे तो पता भी नहीं हैप्पीनेस का क्या मतलब है। और ये जो हैप्पीनेस का एक जो मीनिंग वॉइड है, क्योंकि मैंने कभी उसको डिफाइन नहीं किया, उस मीनिंग वॉइड में जो आप कल्चर से, एडवर्टाइजर से चीज़ें ले लेते हो। कोका कोला कहता है ओपन हैप्पीनेस, कोई कहता है मेरी जीन खरीद लो हैप्पी हो जाओगे, कोई कहता है गाड़ी दौड़ाओ, एसयूवी लो, कच्ची सड़कों पे दौड़ाओ हैप्पी। अब वो सब भी जब कर लिया और अंदर से वो संतुष्टि आई नहीं, तो लगा कि यार ये तो फ्रॉड हुआ। तो मैं भारत आया हैप्पीनेस खोजने, यहाँ भी बड़ी चीज़ें ट्राई करी, ये किया वो किया, और उसके बाद मेरे को लगा कि यार होता ही नहीं है, ये स्कैम है। और पिताजी ने कहा भाई बच्चा पैदा कर लो, तो मैंने कहा कि यार बच्चे तो आपके 2 हैं, आप भी हैप्पी नहीं हो फॉर अ फैक्ट। तो ये तो सिर्फ वो है कि भाई व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्कैम है। तो मैंने हैप्पीनेस का पीछा छोड़ दिया, और फिर बाई चांस मुझे एक लेडी मिली, मैं एक दूसरे रास्ते पे चल पड़ा, और वो रास्ता मुझे आज यहाँ ले आया। और उस रास्ते पे चलते हुए मैंने कुछ सालों बाद महसूस किया कि यार जो मैं खोज रहा था, जिसको मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता था, आज मुझे वो मिल गया है। तो मेरा तो अगेन तुक्का लगा लाइफ में, जैसे मेरे लगते आए हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। तभी मैंने कहा हैप्पीनेस हैपेंस। एक्चुअली हैपेंस और हैप्पीनेस, इनका जो वर्ड का जो रूट है, हैप इज सेम, इट मीन्स चांस। ओके, लेकिन अब जब आप जिस रूट पर आए हैं, ठीक है, आप एक नया रूट है, आपने टेक्नोलॉजी में, आईटी में काफ़ी काम किया, और आज अगर मैं आपको देखता हूं तो आप एक कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं हर जगह पर अपने अपने लेवल पर वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, है ना। बिल्कुल। अब हो सकता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, या एक प्रॉपर, आप पीपल फार्म, मिलियंस ऑफ लोग जानते हैं पीपल फार्म को आज के वक्त में, लेकिन लोग अपने अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अनअवेयर भी हैं कि ये, अगर मैं अपने जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो या मैं लोगों के लिए, या मैं एनिमल्स के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो उसका एक सही रूट है क्या? जैसे आप तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर पा रहे हो, है ना। देयर मस्ट बी ए प्रोसेस, एंड लोग आपसे कनेक्ट होते होंगे वर्ल्ड वाइड, या इंडिया में, अक्रॉस इंडिया आप मदद करते होंगे आप लोगों को। तो बेसिकली इसका, ये आप किस लेवल पर वो कर रहे हैं, और व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू फेस ऑन एवरीडे बेसिस? देखो, मैं आज उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, प्रोसेसेस डिफाइंड है। जब हमने शुरू किया तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा सब कुछ वेग था। पहले तो लाइफ में पता ही नहीं था करना क्या है। फिर समझ में आया कि यार अच्छा करना है। फिर जो अच्छे की परिभाषा बनानी पड़ी, भाई अच्छा क्या होता है। सॉरी, मैं थोड़ा साइडवेज जा रहा हूँ। सही है, परफेक्ट।
अब अच्छे की परिभाषा क्या है? मान लो मैं एक छोटे से गांव में जाऊं, वहां उसका आर्थिक उत्थान करूं, एक न्यूयॉर्क सिटी बना दूं, उसको क्या अच्छा हुआ? डज द वर्ल्ड नीड अनदर न्यूयॉर्क सिटी? नहीं। तो पहले तो मैंने अच्छे की परिभाषा निकाली, वो जो हर किसी पे अप्लाई करती हो, चाहे आदमी हो, औरत, गोरा हो, काला हो, गाय हो, कुत्ता हो, केचुआ हो। और वो मेरी अच्छे की परिभाषा नहीं मिली, मुझे बुरे की मिली, कि जो भाई फिजिकल सफरिंग है हर कोई जीव अवॉइड करता है। आप केंचुए को भी पेन चुबाओगे वो पीछे हो जाएगा, डजेंट मैटर वो क्यूट है, डजेंट मैटर वो इंटेलिजेंट है, उसको पेन होता है। तो फिजिकल पेन अननेसेसरी बैड है। तो अगर फिजिकल पेन इज एन एब्सोल्यूट बैड, तो अलिविएटिंग फिजिकल पेन को हटाना बिकम्स एब्सोल्युटली गुड। तो जब ये मुझे परिभाषा मिल गई अब उसके बाद आता है कि भाई फिर दो तरह के लोग हैं। देखिए, अगर हम एक बताएंगे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ बुद्ध हैं। तो बुद्ध वो हैं जिनके अंदर जो एम्पथी की चिंगारी है वो एकदम ज्वाला बन चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप वो है जिसकी वो चिंगारी बुझ चुकी है। तो दो खेमे में लोग डिवाइडेड हैं, है ना। ये एम्पथी वाले हैं, नॉन एम्पथी वाले हैं। तो अब जो एम्पथी वाला है उसी के लिए ही ये पैरामीटर है डूइंग गुड, क्योंकि इनको तो दूसरों से मतलब ही नहीं ना, तो उनको तो छोड़ ही दो, वो लोग हट ही गए। अब जिनके अंदर एम्पथी है उन्हें पता लग गया हाँ भाई हमें गुड करना है। अब सवाल आता है कि गुड कैसे करना है। तो देखिए, इट विल डिपेंड ऑन कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके पास क्या संसाधन है, आपके पास क्या एबिलिटीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा इशू है जो आपकी दिल की तारों को झंझना देता है। अब देखो ना, हो सकता है किसी को कुत्ता दिखे नाली में और गिरा पड़ा, उसको लगेगा हाय, कोई उसको देख के निकल जाएगा, पर वो किसी लड़की को कोई देख रहा है कि ये लड़का छेड़ रहा है, वहां पे गुस्सा चढ़ जाएगा उसको। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कहाँ से शुरुआत होती है। अल्टीमेटली एम्पैथी इज फॉर एवरीवन, करेक्ट। एवरीबडी हु फील्स पेन, आपको उसका दर्द महसूस हो रहा है, आप सबकी मदद करोगे। बट देन अगर आप रोटी को खाना शुरू करते हो, आप पूरी नहीं डालते ना मुंह में, आप एक गराई तोड़ते हो। तो कहीं से शुरू करते हो, वहां से शुरू करो जो आपको बेस्ट वाह 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 ना लग रहा है दिल पे। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर मैं उसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूं, अगर आपका मान लीजिए कि पशुओं के प्रति रुझान है, आपको समझ नहीं आता क्या करें भाई, अगेन आपके सर्कमस्टांसेस है कि आप तो जॉब भी करते हो, घर भी देखना है, तो आप इतना यहाँ से शुरू करो कि सर्दियों में घर के आगे वो रख दो, एक बोरी रख दो, ताकि कोई ले भी गया तो क्या हो गया, है ना, एक कुत्ता सो जाएगा। एक कुत्ते की एक भी रात कट जाती है, बड़ी अच्छी बात है। गर्मियों में आप मिट्टी के पानी का कसूरा रख दो, आप वहाँ से शुरू कर दो। तो वहाँ से आप शुरू करो, टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड देन यू विल फाइंड द नेक्स्ट स्टेप। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था भाई, कुत्तों को खाना डाला जी, फिर फर्स्ट एड सीख ली, फिर किसी के साथ काम शुरू कर दिया। पीपल फार्म की बात करें तो पहले हमारा ये नहीं था प्लान, हमने तो ये कहा था कि हमारा एक घर है, घर में पशुओं की भी, घायल पशुओं की भी जगह होगी, जो उनकी मदद करना चाहते हैं उनकी भी जगह होगी। इस तरह शुरू हुआ था। हम तो पहले ट्रीट करते थे एनिमल्स को जाके स्ट्रीट पे, फिर हमने रिकवरी सेंटर बना लिया, वहाँ पे लाना शुरू कर दिया भाई जिनकी पैर टूटे हुए हैं, उन्हें तो एक स्पेस चाहिए। फिर हमने क्लिनिक खोला, फिर काम इतना बढ़ गया कि अब हमने सेपरेट हॉस्पिटल खोला। तो इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो अब कब से ये सर्व कर रहे हैं आप? पीपल फार्म तो शुरू हुआ 2014 दिसंबर में। जो मेरी एनिमल वेलफेयर की जर्नी है वो शुरू हुई 2013 फरवरी। ओके, मतलब क्वाइट लॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट 13 साल। हाँ, 12 साल। पीपल फार्म को हो गए 11 साल और मेरी एनिमल वेलफेयर जर्नी को, हाँ। ओके, सुपर्ब। तो जब आज के दौर में जब आप किसी एनिमल को रेस्क्यू करते हो, तो एक तो आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हैप्पीनेस इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ सफरिंग, है नो, तो समथिंग लाइक दिस, है ना। मैं तो ऑल्सो भी नहीं लगाता, हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। फिजिकल, इमोशनल एंड एग्जिस्टेंशियल, ये तीनों नहीं है तो आप हैप्पी हैं। ओके, तो अब जब आप उनको क्योर कर पाते हो या रेस्क्यू कर पाते हो, तो डू यू फील दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू? अगेन सी, दैट वुड बी जॉय। जॉय तो खैर मैं बताता हूँ ना, देखो फिर वो तो अप एंड डाउन है। मान लीजिए एक रेस्क्यूड एनिमल आया, आपका सबसे पहले तो एक रिएक्शन होता है हाय, ठीक है। तो वो आपने एक इमोशनल सफरिंग फील करी उसकी हालत देख के, फिर आप उसका उपचार कर पा रहे हैं, वो ठीक हो गया, तो देन यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ लाइक लाइक आई सेड जॉय, कि यार ये ठीक हो गया। अब लेकिन आपको पता है ये वापस जाएगा उसी सड़क पे जहाँ से आप उसको लेके आए थे, फिर अगेन यू विल फील सम इमोशनल सफरिंग। तो ये तो आपके इमोशन ऊपर नीचे होते रहेंगे इन द कोर्स ऑफ द डे। जो मैं बात कर रहा हूँ एब्सेंस ऑफ सफरिंग इज लाइक
आप फिजिकली सफ़र नहीं कर रहे, आपके बैक नहीं टूटी हुई, फिजिकली आप ओके हैं, इमोशनली ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट एक, या आप कोई चीज़ बड़ी बुरी तरह चाहते हैं, आपको मिली नहीं है, या आपको सब मिल गया जो आपको चाहिए था और अब आप बोर्ड हो, है ना. 2 tragedies ऑफ लाइफ, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांटेड एंड गेटिंग इट. तो इमोशनल सफरिंग नहीं है, एंड एग्जिस्टेंशियल. क्योंकि है क्या, कई लोगों की, देखिए अधिकतर लोग तो जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हैं. हाँ. उनको एग्जिस्टेंशियली सफ़र करने का मौका नहीं मिलता एज लॉन्ग एज वो सो रहे हैं. जब वो जग जाता है ना बंदा, देयर इज अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग व्हेन यू क्वेश्चन कि यार मैं काम कर रहा हूँ जीने के लिए और जी रहा हूँ काम करने के लिए, इसका मतलब क्या है. व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, व्हाट एम आई लिविंग फॉर, दैट इज योर एग्जिस्टेंशियल सफरिंग. तो अब ये मैं काम जो कर रहा हूँ, तो नॉट फॉर वन स्पेसिफिक एनिमल, ऑन अ ब्रॉडर लेवल. अगर मेरे दिमाग में सवाल आता है कि यार रॉबिन तू क्यों जी रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं ये काम करने के लिए जी रहा हूँ. तो आई हैव दैट आंसर. अगर मेरे से ये एबिलिटी छीन ली जाती है, मैं वो काम नहीं कर पाता जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, तो आई विल एग्जिस्टेंशियली सफर. आई वोंट हैव अ पर्पस टू लिव. दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. आई डिडंट हैव दीज टर्म्स फॉर इट. मैं उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा था, मैं बस सफर कर रहा था. तो दैट इज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, जिसे मैं दिमाग का दर्द भी कहता हूँ लेमैन टर्म्स में. तो अब वो दिमाग का दर्द नहीं है, लेकिन अगर वो हो तो मैं हैप्पी नहीं हूँ. किसी भी प्रकार की सफरिंग आपकी हैप्पीनेस के आड़े आएगी. तो आपको कब ये महसूस हुआ दिस इज माय पर्पस ऑफ माय लाइफ? तो और एंड वाज इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मुझे तो ये पता भी नहीं था ना कि मुझे पर्पस चाहिए. देखिए ये सारी चीज़ें तो यू कनेक्ट द डॉट्स लेटर. मैं आपको बड़ा एक ऑड सा एग्जांपल दूं, तो इट्स लाइक व्हेन यू आर अ यंग बॉय, यू स्टार्ट फीलिंग हॉर्नी, राइट, बट यू डोंट नो व्हाट यू आर फीलिंग, यू कांट डिफाइन इट. वो तो बाद में आपको समझ में आता है कि दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग, राइट. वो सब चीज़ें आपको बाद में आती है. तो इसी तरह जब मैं यूएस में था, मेरा गोल था कि मुझे काम नहीं करना, मुझे अपना एक सिंपल सा लाइफस्टाइल था. आई वाज़न्ट लाइक लिविंग इट अप. मेरे को अपना सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, पर मुझे उसके लिए अपने घंटे नहीं बेचने. अब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको फाइनेंशियली फ्री कहते हैं. अब मैं हो गया फाइनेंशियली फ्री. अब फ्री हो गया तो भाई अब एक्सबॉक्स खेल रहे हो, घूमने जा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो. उसके 6 महीने बाद लगा कि क्या, व्हाट एम आई डूइंग. इससे पहले तो पर्पस था कि फ्रीडम चाहिए, तो उस पर्पस के लिए मैं भाग रहा था, ठीक है ना, तो उसमें मैं व्यस्त था. नाउ दैट पर्पस इज अचीव, 24 आवर्स मिल गए, 25th आवर बना नहीं. नाउ व्हाट डू आई डू. तो इट वाज द लैक ऑफ पर्पस व्हिच मेड मी, इट डिडंट क्रिएट सफरिंग. सफरिंग तो थी, इट मेड मी कम फेस टू फेस विद इट. ओके, सुपर. ओके, जैसे अंधेरा बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो तो सूरज निकलता है या दिया जलता है तो अंधेरा गायब होता है, पर अदरवाइज तो डिफॉल्ट अंधेरा है. तो डिफॉल्ट सफरिंग है, वो थी. माय गॉड. ओके. तो लोग जब आप आज के दौर में देखते हैं, आई एम श्योर आप बहुत लोगों से मिलते भी होंगे, एंड डू यू सी इट इज पीपल आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड देयर पर्पस ऑफ लाइफ? आई विश लोग कोशिश कर रहे होते. अच्छा नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं, तो नहीं लगता. नहीं. ओके. क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे, तब तो हमें ये सब समझ में आता नहीं था कि पर्पस ऑफ लाइफ, मैं क्यों पैदा हूँ, ये सब सोचते ही नहीं थे हम. पैसा कमाना था हमें, तो बस यही था, दैट वाज द ओनली रियलिटी वी हैड. आज के दौर में मैं यंग 20-20 साल के लोगों को ये बातें करते हुए सुनता हूँ कई बार कि मेरी जीवन का पर्पस क्या है. अब देखिए वो बातें कर रहे हैं या ये उनकी एक्चुअल सोच है. बिकॉज बड़ी बारी हम कह देते हैं कि आई वांट टू डिस्कवर माई सेल्फ, या यू नो आई वांट टू फाइंड माई पर्पस. लेकिन वो जस्ट एक तरीका है टू एस्केप विदाउट फीलिंग बैड अबाउट इट. अपनी जिम्मेदारियों से भागने का भी एक तरीका है ना. अब आप जैसे, अब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, खूब कंज्यूम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे टेबल पे 3600 चीज़ें पड़ी हैं, यू नो, लाइक सम पीपल विल फील कि यार ये क्या डिस्गस्टिंग वे ऑफ लिविंग है. अब वही कंजम्पशन को आप, यू नो, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम फाइंडिंग माई पर्पस, इट्स लाइक देन एवरीबडी इज लाइक वाओ, यू नो, कि तू कुछ अलग कर रहा है यार, वाओ. बट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीडोनिज्म. इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेजर सीकिंग. तो in my experience, I haven't seen a whole lot of people who are genuinely seeking purpose. Okay. So, and do you have any suggestion for people कि अपने पर्पस को कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर if at all they are not aware of this?
हाँ, और देखो, आपको sorry, मैं exposure- इसको रिफ्रेज भी कर लेता हूँ इसको सारा, कि डू यू थिंक एवरीबडी मस्ट हैव द पर्पस? अब देखिए, अब ये मस्ट को आंसर करना ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर हम सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर आपका पर्पस नहीं है तो भी आप आराम से जी सकते हैं, दुनिया जी ही रही है, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज देन यू आर लीडिंग अ वेरी पैरासिटिक लाइफ। है क्या, जैसे अगर हमारा पर्पस नहीं है और हम जिए जा रहे हैं, हमें लगता है अरे हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हम नुकसान कर ही रहे हैं, वी कंज्यूम सो मेनी एनिमल प्रोडक्ट्स। चलो मैं कहता हूँ आप मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, दूध नहीं पीते, एकदम संत आदमी हो, और आपको लग रहा है कि यार ठीक है मैं जी रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग आप नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जीने के लिए आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कपड़े भी नहीं पहनते, आपको खाना तो खाओगे ना कैलोरीज के लिए। हाँ। वो खाना है, कहीं उगेगा, कहीं उगेगा तो यानी कहीं जंगल कटेगा, कहीं खेत बनेगा, कहीं पानी भरेगा, केचुए मरेंगे, सांप मरेंगे, चूहे मरेंगे, क्योंकि जब हल चलेगा सब पिसेगा, उसके बाद वो चीज़ सिर्फ उगेगी, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद मशीनें चाहिए ना हार्वेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सड़कें चाहिए, सड़कों पे ट्रक चलेंगे, ट्रक बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ चाहिए, है ना, तो कोल माइन चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, देयर इज ऑल दिस चेन। अगर आप सिर्फ चावल खा के जी रहे हो तो देयर इज अ सफरिंग फुटप्रिंट, बाय डिफॉल्ट यू आर इन नेगेटिव। तो अगर यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन, आपको दूसरे की सफरिंग मैटर करती है, तो यू हैव टू रियलाइज कि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग यू आर कॉजिंग सफरिंग। आपको वो दिख नहीं रही, आप उस बारे में सोच नहीं रहे, तो आप आखिर क्यों जी रहे हैं, राइट। अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वुड बी लाइक, आप मरे और आपको वो सारे पशु पक्षी, वो लोग जिन्होंने लेबर करी आपके जीने के लिए, वो पूछते हैं कि भाई तेरी वजह से हमने इतनी सफरिंग सही, तूने क्या उखाड़ा, तो क्या जवाब है आपके पास? तो हाँ, पर्पस होना तो चाहिए इफ यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन। ये बहुत डीप है जो आपने बोला, ये तो मेरे बोले, ये तो माय गॉड, इसी चक्कर में तो फंस गया मैं। ये विचार ना आता तो मैं भी पहाड़ों में रहता, आराम से कुछ भी पीता, इंटरेस्टिंग और पड़ा रहता, मस्त, है ना। अब दिमाग में आ गई बात ये, तो फंस गया। तो मैं तो ये करता हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है, आई हैव अ गन टू माई हेड, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मैं बाय डिफॉल्ट बुरा कर रहा हूँ, एंड आई कांट लिव नोइंग कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छा करना पड़ेगा। तो ही तो मैं कहता हूँ अच्छा काम करने के अलावा आखिर है भी क्या। अभी सोच बहुत अच्छी है और बहुत डीप थॉट है। मतलब नॉर्मली जब हम एनिमल लवर्स से बात करते हैं या हम किसी संत से बात करते हैं, तो उनका मतलब जिनसे भी बात करते हैं तो वो ज़्यादातर यही बात करते हैं कि यार चलो ठीक है, मांस छोड़ो, नॉन वेजिटेरियन छोड़ो, दूध छोड़ो, ये सब छोड़ो, बिकॉज सोर्स कहाँ वो देखना चाहिए। बट आपने जो बात बोली कि वो लॉजिस्टिकली भी वो जो चीज़ आप तक पहुँच रही है उस प्रोसेस में भी, तो और आपके जीवन भर में अगर आपने इतनी सफरिंग किसी ना किसी को तो दी ही होगी, और आप मतलब ऐसे ऑकवर्ड है, बट अगर आपने फिर भी लाइफ में बहुत कुछ नहीं किया तो फिर क्या जवाब दोगे आप सुन सकते हो? हाँ एग्जैक्टली। ये बहुत बहुत थोड़ा, ये मतलब मैं तो ये डीप है बहुत। बट मजा आया सुन के, ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ सबसे। थिंग इज कि अब कई बारी ना लोग, अब आपको जैसे अच्छा लगा, कई बार मेरे हमारे फार्म पे 2 लड़के आए, कहते हैं जी मैंने आपकी सफरिंग फुटप्रिंट वाली बात सुनी, हम वीगन थे, हमने पीना शुरू कर दिया दूध। मैं कहा तुम क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि देखो कि भाई जब सफरिंग होनी ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने कहा देखो यार, तुम्हें पुलिस वाला रोके और कहे कि यार 1 थप्पड़ मार के छोड़ूंगा या 10, तुम कहोगे ना 1, तो सफरिंग होनी है, पर कम से कम कॉज करो, बट दैट इज स्टिल हाफ द इक्वेशन। सफरिंग कॉज ना करना इज लाइक कि मैं लड़की नहीं छेड़ता, मैं किसी का मर्डर नहीं करता, मैं बैंक नहीं लूटता, well दैट इज बेसिक डिसेंसी, है ना। बट तुम कर क्या रहे हो, तुम अच्छा क्या कर रहे हो जो बाय डिफॉल्ट थोड़ी बहुत सफरिंग कॉज कर रहे हो, उसके लिए भी कुछ दिखाने को होना चाहिए ना। मतलब अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करो ना फिर। हाँ, अदरवाइज आप क्यों जी रहे हो। अब जैसे कई बार अच्छे बुरे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे भाई जो बुरा है वो तो क्लियरली कह रहा है ना कि मतलब वो एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है, कुछ भी करेगा, किसी मतलब आतंकवाद करेगा, मर्डर करेगा, वो बुरा कर रहा है। अच्छा आदमी क्या करता है आज की डेट में, वो कहता है जी मैं मीट नहीं खा रहा, मैं दूध नहीं पी रहा, मैं अंडा नहीं खा रहा, मैं तो अच्छा हूँ। नहीं भाई, तुम बुरे नहीं हो,
राइट। वो बुरा एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है, तो तुम एक्टिवली जाके कुछ अच्छा करो ना। तो ही तो अच्छाई नहीं फैल रही, बुराई फैल रही है। माय गॉड। वाह। तो ये आप इतने समझदार अभी हो या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखो क्या आप मुझे समझदार बता रहे हो, लोग तो पागल बताते हैं। बट हाँ, तो आप जो भी कहना चाहो उसको, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ। बट इट इज अ रियली डीप थॉट, और आई एम श्योर अबाउट इट कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एम्पैथी आपके अंदर डेवलप होती है धीरे धीरे, और आप समझते हो और आप कनेक्ट करते हो हर पेन से, हर हैप्पीनेस से, हर जॉय से, तो आप हर पल्स को समझने लगते हो, हर पहलू को जिंदगी के समझने लगते हो। हाँ, आई डोंट थिंक कि मेरी एम्पैथी डेवलप हुई। देखिए, एम्पैथी तो मेरी माँ ने मेरे अंदर कूट कूट के भरी दी थी। अच्छा। बिकॉज दैट, मुझे नहीं पता कि एम्पैथी कैन यू लर्न, आई डोंट नो, है ना। मुझे लगता है कि आपके नेचर और नर्चर पे डिपेंड करेगा, तो पेरेंट्स एंड अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एम्पैथेटिक हैं। लेकिन यही है कि उसके ऊपर परत जम जाती है। तो अब धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंसेस, आपका जो रीजन है, लाइक यू डेवलप योर रीजनिंग एबिलिटी, एंड वो मदद करता है उस परत को हटाने में। तो जिसे हम कहते हैं ना कि किसी की जजमेंट क्लाउडेड है, तो वो परत, जितना आप रीजनेबल रहेंगे उतना आपकी जो जजमेंट है वो बेहतर रहेगी। अब जैसे मैं अगर कीड़े मकोड़ों का सोचूं, मैं सोचता था कीड़े मकोड़ों का कुछ साल पहले तक भी, लेकिन हाल फिलहाल में ही मैंने नीचे ज़्यादा देख के चलना शुरू किया है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई हमारा गांव एरिया है, ऐसा शहर नहीं है, तो कीड़े होते हैं, जितना मैं देख के चलूंगा उतने कीड़े बचेंगे। ऑफ कोर्स आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, पर जितना आप कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चलना छोड़ दूंगा, पर मैं ध्यान से तो चल सकता हूँ। करेक्ट। तो होता रहेगा, यू नो। वो तो विद अब जैसे जो भी लोग मिलते हैं, यू नो, मेरी आदत तो ये है कि भाई टीच वंस लर्न ट्वाइस। अब मैं आपसे 4 चीजें सीख के ही जाऊंगा, दैट विल मेक मी अ बेटर पर्सन। करेक्ट। वाह, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो आज के दौर में जब आप, आई एम श्योर बहुत डिबेटेबल टॉपिक्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग ये बोलते हैं कि मान लेते हैं कि चिकन फार्मिंग जैसे आजकल बहुत होती है, पोल्ट्री, और वो कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता, प्रॉब्ली आई वुड नो फ्रॉम यू, आपसे जानूंगा मैं। लोग ये बोलते हैं कि वो जो चिकन भी आ रहे हैं वो तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, क्योंकि उनको तो अलग प्रोसेस से बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उनके अंडे भी नॉन वेजिटेरियन में नहीं आते, और क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं आ रहे हैं। तो वो आप उनको क्या होता है? देखिए, आप किसी भी प्रोसेस से बना रहे हैं, कई लोग कहते हैं इन्हें तो ब्रीड ही खाने के लिए किया जा रहा है, तो क्या हो गया। बात यह कि उसको दर्द होता है। अगर आपने इस तरह ब्रीड कर लिया है कि उसको दर्द ही नहीं होता, तो बड़ी अच्छी बात है, खाओ। पर आप जिस भी तरह से ब्रीड कर रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है और आप दर्द दे रहे हो, तो डजंट मेक सेंस। नाउ अंडों की बात में लोगों को आता है कि अंडे कैसे नॉन वेज है। एक तो अगर हम बिल्कुल टेक्निकल परिभाषा की बात करें, तो वेजिटेबल तो नहीं है ना अंडा, ना दूध, तो वो वैसे ही वेज नहीं है। पर हम नॉन वेज की एक कोलोकियल जो बोलचाल वाली अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इसके पीछे कोई मर नहीं रहा। हाँ। तो अंडे आ तो मुर्गी से रहे हैं, उस मुर्गी को हाइब्रिडाइज किया गया है कि वो साल में 12 की जगह 300 अंडे दे। मैं कहता हूँ चलो वो भी छोड़ देते हैं, कि मान लेते हैं कि उसको इसमें दर्द नहीं होता। अगेन वो डिबेटेबल है, मुर्गी ने बताया थोड़ा ना आके। जो फैक्ट है वो ये है कि एक A4 साइज का जो पेपर है, उतना मुर्गी का केज रहता है जिसमें मुर्गी अंडे देती है। 2 साल तक उसमें रहती है, उसके बाद उसको काट दिया जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपको एक छोटे से कमरे में 2 साल कैद कर दिया जाए? नहीं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ये हो, और आपकी कंजम्पशन की वजह से किसी और के साथ वो हो रहा है, तो वो कैसे सही हो सकता है ना। कोविड में भी तो लोगों ने महसूस किया था ना, जब घरों में बंद हो गए थे, कि ये क्या हो रहा है। तो या तो आप कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपको फर्क पड़ता है तो फिर उस कंजम्पशन में, देखिए, आप 2 तरीके से किसी चीज़ के लिए वो करते हैं, किसी चीज़ को इलेक्ट करते हैं, या तो वोट से या नोट से। तो आप फिर अंडों के लिए नोट मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मतलब चुरा लाओ, मतलब खरीदने बंद करो। तो योर प्राइम मैसेज इज दिस कि यार, जहाँ पर भी सफरिंग है वो नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भी पेन है एनिमल्स को, वो अगर आप इफ यू कैन अवॉइड दैट देन इट इज फाइन। मेरा हाँ, जिन लोगों का, ये मैं नहीं कह रहा कि ये इसलिए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ एम्पैथेटिक लोगों से बात करता हूँ, जो ये बुद्ध के वाले लोग हैं ना। करेक्ट है। मिड से लेके बुद्ध तक, या इधर भी है, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो मैं उससे बात करता हूँ कि देखो, आपका बिलीफ है कि किसी को दर्द नहीं देना, आपके इस एक्शन के पीछे दर्द हो रहा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस मिट्टी के बने हो, कि आपको अपनी सहूलियत कितनी प्यारी है और दूसरे के दर्द आपको कितना मैटर करता है, वो आप पे। तो मैं तो नहीं कह रहा आप ऐसे जियो या वैसे जियो, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए दुनिया का सर्वनाश होगा, बढ़ती जनसंख्या के साथ सफरिंग बढ़ेगी ही, और हम तो पहाड़ों में रह रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग विटनेस कर रहे हैं, हमारे सामने हो रही हैं चीज़ें, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, फसलें हमारी ख़राब हो रही हैं। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ये है कि जब तक मैं हूँ अपने आसपास जितनी सफरिंग में कम कर सकूँ इस डूबते हुए जहाज में, मैं वो कम कर दूं। और वो मैं यही कर रहा हूँ, लोग जिनका विश्वास है उनको बताना आपके एक्शंस के पीछे सफरिंग है, दैट्स ऑल। सुपर सुपर, बड़ी बहुत सिंप्लिसिटी और सादगी वाली बात है कि यार हम अपने एंड पर जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, बाकी जो करना चाहे वो दे कैन कंट्रीब्यूट। हाँ, अब मैं तानाशाह होता तो एक अलग बात होती फिर we would be having a very different conversation. But do you get support of a lot of people? Because again आपको तो अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे। जैसे आज के टाइम में सोसाइटीज में हम देखते हैं डॉग के लिए बहुत अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हमारे भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग बोलते रहते हैं। कुछ लोग बड़े लवर होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग इस बात पे भी झगड़ा करते हैं कि उनको खाना क्यों दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो। तो व्हाट डू यू, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या थॉट्स होने चाहिए, या इस लेवल पर कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, लोगों को आप तभी बदल सकते हो उनका दिल जीत के, आर्ग्यूमेंट जीत के, लड़ाई जीत के आप नहीं बदल सकते। मतलब अल्लाह साहब बिल्कुल ही बदमाश दादा हो कि आपका एकदम दहशत है, तब तक वो एक अलग बात है। बट बियॉन्ड दैट जो हम जैसे लोगों की नहीं है ऐसी दहशत, तो वो यही है कि जैसे आप हमारे गाँव में आओ, देखो, मैं कहता हूँ लीड बाय एग्जाम्पल। तो लोग हमें देखते हैं कि यार हम पशुओं को खाना दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये वो, उन्हें थोड़ा अजीब लगता था। पर फिर उनको हमने ये भी बताया कि देखो हम खाना दे रहे हैं, ये फ्रेंडली हो जाते हैं, हम इनकी नसबंदी कर देते हैं, गाँव में कुत्ते कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं हमारी वजह से। हमें लोग अंग्रेज कहते थे, तो कहते हैं अंग्रेज कुत्ते बढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया कि नसबंदी होगी। फिर बच्चा भागता है, मान लो कोई कुत्ता काट ले गलती से, तो हम रेबीज के टीके सबको लगा रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू ऐड है। तो थोड़ा उन्होंने समझा, फिर उसके बाद उन्होंने जैसे देखा कि हाँ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर बच्चे भी फ्रेंडली हो गए, हमारे लोग एम्प्लॉयड हैं, फिर वो जो लोग एम्प्लॉयड हैं फार्म पे आते हैं, उन्होंने देखा, तो ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हुई। अब अगेन ये आपके सर्कमस्टांसेस, आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर जगह लोग बदलें, क्योंकि शहरों में तो अब गाँव में क्या है, सब कुछ ऐसे है, तो जितनी जल्दी कुछ नेगेटिव चीज़ फैलती उतनी जल्दी पॉजिटिव चीज़ भी फैली। अब जो हमारे एक गांव में छोटा सा वो है, आप कह लो ईटरी, तो वहाँ पे कुत्ते अंदर पड़े रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के घर में पड़े रहते हैं, एक दुकान वाले भैया ने अडॉप्ट कर लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो हर पॉजिटिव एक्शन एक नेक्स्ट पॉजिटिव एक्शन के लिए बिल्ड करता है। अब शहरों में सब थोड़ा आइसोलेटेड है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होगा। जब मैं छोटा था, फ्लैट्स में रहता था रजौरी गार्डन में, तो मैंने तो अगेन यही टेक्निक RWO के साथ अपनाई थी, और वो खाना देने देते थे। और आज भी उन फ्लैटों में बच्चे खाना डालते हैं, कुत्तों को कोई समस्या आती नहीं। हाँ, बट लड़ना नहीं है। एनिमल लवर थोड़ा लड़ लेते हैं। हाँ, और तो मैं कहता हूँ आपका दिल गर्म होना चाहिए, दिमाग ठंडा। Superb. But do you see government supporting in this cause? मुझे नहीं पता। देखिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट की मुझे तब ज़रूरत पड़ी थी जब कोविड था, लॉकडाउन था। तो जो हमारे वहाँ शाहपुर तहसील है हमारी, वहाँ पे जो SDM साहब थे ठाकुर, उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप जाके खिला सकते हैं। मुझे तब सरकार की ज़रूरत पड़ी थी और वो मुझे मदद मिल गई थी। आज ये है कि कभी कोई रैबिड गाय होती है, और रैबिड गाय को बॉडी को डिस्पोज करना है, आप क्या करोगे? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ना रेबीज फैल जाए, कोई और पशु खा ले, तो उसके लिए बरियल के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो हमारे को वहाँ पे तब सरकार की मदद चाहिए होती है, SDM साहब कर देते हैं हेल्प। ओके। बाकी हमारे को तो इंडिविजुअल्स ही सपोर्ट करते हैं। मतलब ये अलग ही जर्नी है, मतलब ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, आई डोंट नो, मतलब यू लीडिंग अ डिफरेंट लाइफ, और पर्सपेक्टिव अलग है। सिर्फ सभी कुछ ही अलग है। देखो, पर्सपेक्टिव तो अलग है ही, तो ही तो मैं इस रास्ते पे हूँ। फिर अब क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी और अलग हैं। अब काम हमारा
बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिट काम है। क्योंकि देखिए नॉन प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं। एक है आपका नॉन प्रॉफिट सेक्टर वाले नॉन प्रॉफिट, जिन्हें हम कहते हैं एनजीओ। वो होते हैं पेपर, आप उनकी गैदरिंग पे जाओ, देयर लाइक होटल्स एंड फंडिंग एंड लाइक बातें, और मेरे को तो घृणा होती है, बिकॉज देयर इज जस्ट लाइक इट्स जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, एक अलग बॉक्स है वो। और एक वो है जो ऑन ग्राउंड काम करें, उनका आप अक्सर नाम नहीं सुनते। देखो हम पे तो राम जी की कृपा थी कि हम काम भी कर पा रहे हैं और हमारा नाम भी है, बट इतने लोग हैं। अब दीपाला करके एक लेडी है हिमाचल में, रोडू गांव में, 20 साल से कर रही है, उनका घर जला दिया था लोगों ने, अकेले काम कर रही हैं। अभी एक लेडी है डोलमा जी, अभी हमने उनका वीडियो बना के डालना है। वो किन्नौर में उन्होंने उनका स्कूल चलाती हैं, तो उन्होंने बछड़े मिले तो उन्होंने स्कूल में रख लिए थे पिछले साल। अब स्कूल शुरू हो गया तो उनको जगह चाहिए। इतने 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 लोग हैं जो एक्चुअली में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो काम कर रहे हैं उन्हें वीडियो नहीं बनाना आता, उनके बारे में हम सुनते नहीं है। वो है एक्चुअल नॉन प्रॉफिट ना। तो हमारी स्पिरिट वही है, और हमें नाम लाइक आई सेड बाय लक, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा मिल गया, लोगों को पता लगा। तो जब आपने इस किताब को लिखा तो आपने एक दूसरे किताब का कवर बहुत सुंदर है। थैंक यू। और जब आपने इस किताब को लिखा तो मतलब आपका इंटेंट क्या था इस किताब को लिखने का? मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने तो हैप्पीनेस का पीछा छोड़ दिया, फिर पीपल फार्म शुरू हो गया। कुछ सालों बाद मैंने रियलाइज किया कि यार मैं हैप्पी हूँ। मुझे लगा ओके नाइस, ओके यू नो। एंड देन कुछ सालों बाद अगेन आई रियलाइज, क्योंकि अब काम तो हमारा ये है कि सफरिंग के अगेंस्ट काम करना है। एंड आई रियलाइज कि जो सफरिंग, नॉट जस्ट सफरिंग जो हम खुद सह रहे हैं, सफरिंग जो हम दूसरों को दे रहे हैं, अपने आसपास नियर एंड डियर को भी, और उनको भी जो हम जिन्हें हम देख नहीं पा रहे, उसके पीछे हमारी एक मिस इन्फॉर्म्ड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। इट्स लाइक कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, आप सड़क पे गाड़ी ले आए, तो आप क्या करोगे? आप दूसरे को भी ठोकोगे, अपने को भी इंजर करोगे। यही हम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के मतलब की नहीं है, पर कई लोग उस कगार पे हैं जहाँ वो समझ चुके हैं कि ये जो मेरा लाइफस्टाइल एग्जिस्टिंग है, ये तो काम मेरे लिए कर नहीं रहा, लेकिन क्या करना है मुझे वो भी पता नहीं है। क्योंकि मैं उस कगार पे था ना। इट्स लाइक कि आपने एग्जिस्टिंग घर डिमोलिश कर दिया, अब आप उसके र्यून्स में खड़े हो, यू डोंट नो व्हाट टू बिल्ड। अब ऐसे में क्या होता है, इट्स अ वेरी वल्नरेबल स्टेट। कोई आके आपको बहला फुसला के ले जाए, चल तू मेरे घर चल ले, आप चले जाओगे। तो ऐसे में लोगों को मिल जाते हैं बाबे, इंडिया में तो खासकर, है ना, या नशा, आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो, या एक बंदा वहां खड़ा रहेगा थक हार के, वापस कहेगा यार जो था उसी पे ही चले जाओ। यू सॉ दैट आफ्टर कोविड के दौरान बहुत लोगों का था कि भाई ये तो मैं जिंदगी बदल दूंगा अपनी, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसको समझ नहीं आया क्या करना है, वो वापस उसी कॉर्पोरेट में चला गया। तो किताब उन लोगों के लिए कि भाई क्या मैंने उस समय महसूस किया, उसके बाद मैंने क्या किया, क्या मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे माई स्टेप्स वर नॉट थॉट थ्रू। इट्स लाइक वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, बट उसका जो एनालिसिस मैंने बाद में किया, लाइक आई सेड, यू कनेक्ट द डॉट्स लेटर, एंड कैसे मेरे तुक्के लगते गए। लेकिन आपको लक पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन पर्सन, आई मीन लॉट ऑफ पीपल, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हैव गॉन थ्रू दिस एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर। तो मुझे लगा कई उन लोगों के काम आएगा। तो बताएगी, यू नो, बिकॉज आई थिंक दोज आर द पीपल हु कैन एक्चुअली bring a difference in the world, and by virtue of doing that वो खुद भी खुशी पा लेंगे। तो आपको जब when you're writing, मतलब ये मैंने देखा है, जो किताबों में एक अलग मैजिक ही होता है, और एक होता है जीवन का एक्सपीरियंस। ठीक है, जब आप किताब लिख रहे थे तो आपको कुछ ऐसा बहुत स्पेशल कुछ इंसाइट मिला, अपने बारे में और जानने को मिला? हाँ इंसाइट अपने बारे में जानने को, बाबा रे, यू नो, लाइक देयर इज नॉट वन थिंग दैट आई कैन स्पेसिफिकली रिमेंबर, पर मैंने जिस तरह से ये किताब लिखी ना, तो मेरे दिमाग में जो जो बातें थी, यू नो, मैं डंप करता गया। एंड देन आई वाज लाइक कि यार मैं इसको कैसे स्ट्रक्चर करूं ताकि लोगों को ये पैलेटेबल हो। कई लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, या बिल्कुल किसी अननोन ने किताब उठाई है, उसको ये बात समझ में आए, तो उस हिसाब से मैंने किताब स्ट्रक्चर करी। अब
काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई, जैसे एक सर्कल ऑफ एम्पथी वाली बात मुझे समझ में आई। अब मैं नहीं कहूँगा कि अपने बारे में, पर दुनिया के बारे में मुझे समझ में आया कि इससे पहले किताब जब मैंने लिखनी शुरू करी नहीं थी, इससे पहले मेरा व्यू था, एंड अगेन मैं सॉरी थोड़ा सा साइडवेज जाऊंगा भाई, जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे था कि हम तो सफरिंग खत्म कर देंगे, लाइक अ स्प्रिंट रेस। फिर मुझे समझ में आ गया देखो सफरिंग बहुत ज़्यादा है तो इट्स अ रिले रेस, धीरे धीरे भागेंगे नहीं तो बर्न आउट कर जाएंगे। फिर मैं समझ गया सफरिंग खत्म होने की नहीं है। तो सॉरी, स्प्रिंट के बाद मुझे था कि इट्स अ मैराथन, हम धीरे धीरे भागेंगे। फिर मुझे समझ में आ गया सफरिंग खत्म होने की नहीं है, इट्स अ रिले रेस, है ना। मैंने बैटॉन यहाँ से थामी और मैं आगे थाम के चला जाऊंगा, थोड़ा सा करूंगा। जब मैं किताब लिखने लगा तो मुझे ये समझ में आया कि देखो ये रेस है, लेकिन इसमें भी हर कोई शामिल नहीं होगा। ये जो एम्पथी का सर्कल है बड़े सारे लोगों का, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चा टाइप ही है, वो नहीं जगेंगे, उनका वो स्पार्क मर चुका है। तो ये बात समझ में आई कि इट्स नॉट गोना बी एवरीबडी whom you'll be able to change, it's not gonna be everybody whom you'll be able to inspire। तो वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जो आ जाती थी रह के, वो खत्म हुई। तो इस तरह की बहुत सी चीजें आई। तो वही मैं कह रहा हूँ, आई कांट रिमेम्बर बट दोज थिंग्स देन मेड इट इनटू द। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आप जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पूरे जोश में करते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं यार ये इतना आसान नहीं है, और जैसा आपने कहा कि आपको एक वक्त पे लगा नहीं यार ये तो रहेगी, तो लेट मी डू माई जॉब एंड लेट मी पास ऑन द बैटॉन टू समवन एल्स। हाँ, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। देखो ना, आज हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं वो ना होते, है ना, या चलो उनसे भी पीछे अगर हम बिल्कुल ही उज्जड़ लोग होते, समाज की स्थापना ना हुई होती, तो मैं थोड़ा ना बात कर पाता वीगनिज्म और ये सब। तो किसी ने समाज की स्थापना करी, किसी ने कानून बनाया, किसी ने हमें वो अंग्रेजों से आज़ाद कराया। एवरीबडी प्लेड देयर पार्ट। वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। माई जॉब इज कि टू लीव द वर्ल्ड slightly better than the way I found it. World, when I say my corner of the world. Fantastic. I think ये सोच अगर हर किसी ने थोड़ा इसको कर लिया तो एक्चुअली में देखा जाए तो the entire world will become better to live. हाँ, पर लाइक आई सेड, मैं समझ चुका हूँ कि मोस्ट लोग करेंगे। इसके लिए मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास डॉग्स हैं 4। स्पॉट मेरा सबसे पहला रेस्क्यू था। 4 मतलब वो हमने जिन्हें अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा, ओके। फार्म में और लोग रहते हैं, उन्होंने अलग अलग डॉग्स अडॉप्ट कर रखे हैं। वी आर लाइक अ बिग फैमिली। तो अब स्पॉट को मैं देखता हूँ, अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। उसके सामने खाना रख दो, वो खाएगा। वो बर्ड आ जाएगा, वो उसको मारने दौड़ेगा। किसी ने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया तो वो गुस्सा करेगा। ही हैज़ नो कंट्रोल। तो इंस्टिंक्ट ड्रिवन है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मोस्ट लोग भी ऐसे ही हैं। दे आर नॉट रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, दे आर नॉट थिंकिंग। स्पॉट सोच नहीं रहा मैं जी क्यों रहा हूँ, वो जस्ट जी रहा है। फूड, प्ले, सेक्स, दैट्स ऑल ही केयर्स अबाउट। एंड आई थिंक मोस्ट लोग ऐसे हैं। समस्या ये है कि स्पॉट दिखता है कि स्पॉट है, पूंछ लगी है, उसके कान है, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट कुत्ता है वो। बड़े सारे लोग स्पॉट जैसे ही हैं, पर वो दिखते आपके मेरे जैसे हैं। तो हमारी उनसे अपेक्षा फर्क होती है, फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं। वाह, वेरी गुड। मतलब आपके पर्सपेक्टिव बहुत अलग। और मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑब्वियसली मतलब आपको अपना पर्पस मिला, आपने वो बहुत कुछ देखा होगा, कुछ करना चाहते होगे, बट ये जर्नी आसान नहीं है जो आप विच यू आर रीडिंग। मुझे अब तो आसान लगता है। मुझे लगता है अब इनफैक्ट मुझे कोई और लाइफ जीनी पड़े तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये आसान इसलिए है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं। नाउ आई हैव अ रीजन टू डील विद एवरी चैलेंज, क्योंकि हर चीज एक ही पर्पस के लिए हो रही है, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, है ना, बस में कुछ हो जाए, नहीं मिल पाया, रास्ते में कोई मुझे मार जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी करने जा रहा था। मैं अपनी बुक के लिए मैं आपसे बात करने आ रहा था। बुक लोगों तक पहुंचेगी, ओवरऑल सफरिंग कम होगी। एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज फॉर दैट वन सिंगल पर्पस, मैं उसको झेल जाऊंगा। तो इसलिए आसान है। करेक्ट, मेक सेंस। वो विक्टर फ्रैंकल ने कहा ना, व्हेन सफरिंग फाइंड्स मीनिंग, इट्स नॉट सफरिंग एनी मोर। वाह, when suffering find meaning, it is no more a suffering. superb. जब आपने पीपल फार्म की शुरुआत की तो क्या ये
प्लान्ड वे में थॉट था कि पीपल फार्म शुरू करते हैं और इसको इस लेवल तक लेकर जाएंगे, या ये सिर्फ कॉलिंग ड्रिवन था ये सारा? नहीं, प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था, एक थॉट था इसके पीछे ज़रूर। क्योंकि हम देखिए, मैंने बताया आपको कि एनिमल वेलफेयर की जर्नी मेरी हो गई थी फरवरी 2013 में शुरू भारत में। ये था तमिलनाडु ऑरोविल। उसके बाद कुछ महीनों बाद मैं आ गया था दिल्ली में। हम स्टरलाइजेशन कर रहे थे भाई, कुत्ते उठाए, उनकी नसबंदी करी, ना बच्चे पैदा होंगे, ना मरेंगे, ना सफरिंग होगी। आप एक डॉग जैसे फीमेल डॉग को स्टरलाइज करते हैं तो 100 जाने आप कम से कम बचाते हैं। तो अब जब हम ये कर रहे थे ना, तो मेरी 3 रियलाइजेशन हुई कि यार दर्द तो सभी पशुओं को होता है। अब जब आप एनिमल्स के लिए काम करते हो तो अधिकतर लोग कुत्तों के लिए काम करते हैं, तो ये हमें और पशुओं के लिए भी काम करना चाहिए। दूसरी रियलाइजेशन कि आप एक एक करके कितने पशुओं की मदद कर लोगे, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में सफरिंग है। तो एक लास्टिंग चेंज तब आएगा जब लोगों की जो सोच है पशुओं के प्रति उसको बदला जाए। जैसे पहले ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक पीपल थी, फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन थी, अब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है। तो इसके विरोध में हमें काम करना होगा, ये जो विचारधारा है। और तीसरा कि अकेला चना भार नहीं झोंक सकता। आप अकेले कितना कर लोगे? आप रेस्क्यू भी कर रहे हो, आप अवेयरनेस भी कर रहे हो, कितना कर लोगे? तो हमें औरों को भी इंस्पायर करना होगा कि वो रेस्क्यू और अवेयरनेस करें। ये 3 हमारे विचार थे। तो हमारे दिमाग में पीपल फार्म का एक आइडिया आया कि एक ऐसा घर, हम शहर से निकलेंगे, एक ऐसा घर बनाएंगे जहाँ गायों के लिए भी जगह हो, कुत्तों के लिए भी, मुर्गों के लिए भी। फिर वो लोग भी आएँ जो पशुओं की मदद करना चाहते हैं, वॉलंटियर, इनसे मिलेंगे जुलेंगे, उनकी विचारधारा बदलेगी और कई लोग हमसे इंस्पायर भी होंगे और कुछ पीपल फार्म जैसी जगह शुरू करेंगे। पीपल फार्म जैसी जगह कैन बी एट योर होम, एक होम जहाँ पे आप किसी पशु को सेफ स्पेस दे रहे हो। इट कुड बी अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वे एंड फॉर्म में। तो ये आइडिया था, यहाँ से पीपल फार्म शुरू हुआ। हाँ, बट ये नहीं था कि हम हॉस्पिटल खोल लेंगे, हमारा सेपरेट रिकवरी सेंटर होगा, हमारा सोशल मीडिया होगा। एवरीथिंग जस्ट हैपेंड वन स्टेप आफ्टर दी। इतना सोचा होता तो मैं शुरू ही ना कर पाता, डर जाता मैं। हाँ, इतना बड़ा कैसे कर लेंगे या अकेले कैसे कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी टाइप है। देखिए, कई लोग होते हैं, उन्होंने कुछ इंडस्ट्री लगानी होती है, दे नो कि 3 साल बाद मेरी फैक्ट्री ऐसी दिखेगी, हर पाइप पता है उन्हें, सब कुछ पता है, ये हायर करूंगा, वो करूंगा। दे आर वेरी मेथोडिकल। मैं नहीं हूं, तो आई प्लेड टू माई स्ट्रेंथ्स ना। मैं तो वही वाला व्यक्ति हूँ। देखो, मैं नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्ज़ा खाना है। मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अब घर में अगर लौकी पड़ी है तो मैं लौकी की सब्जी बना लूंगा। तो आई वर्क विद व्हाट आई हैव। सुपर। अब ये पीपल फार्म जो है, ये वर्ड ये कैसे चुना आपने इसका नाम? इसके पीछे 5 कारण है। ओके। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया, देखिए हमको समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ये जो एक विचारधारा है, इसको हमें चेंज करना है। तो जैसे आप देखेंगे शहरों में जो इमारतें होती हैं ना, कई, उनके ऊपर पीपल का पेड़ उगाता है। अब पीपल उसको लगाता नहीं है कोई, और फिर उसकी जड़ें फैलती जाती हैं, दीवारों में दरारें आती हैं, दीवार ढहना भी शुरू हो जाती है, साथ में नई घास फूस भी उगना शुरू हो जाती है। तो हमें यही था कि ये जो एक ऑब्सोलीट विचारधारा है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाली, हम इसको फ्रैक्चर करें और एक नई सोच की जगह बनाएं। तो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड जो था कि हम औरों को इंस्पायर करें। वह एक पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक दायरे में रहेगा, पर उसका फ्रूट कोई और बर्ड लेगा, कहीं गिरेगा, एक और पेड़ निकलेगा। तो पीपल फार्म। फिर उसके बाद एक पन है, लाइक हिंदी में पीपल और इंग्लिश में पीपल, PEOPLE। फिर भगवान बुद्ध को जो निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध, मुझे मतलब मैं भगवान नहीं मानता उन्हें, पर लोग भगवान कहते हैं। तो जो बुद्ध थे उनको निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो ये 5 कारण थे। जब आप आज के दौर में, तो आज के वक्त में आप बहुत सारे एनिमल्स के आसपास रहते हो, है ना, और मतलब उन्हीं के साथ वक्त बीतता है, इंसानों से ज़्यादा तो शायद। मेरा काम तो ज़्यादा मैनेजमेंट का होता है। अच्छा, ओके, हाँ। तो बट हाँ, ओके, हाँ, मैनेजमेंट का भी होता है। तो जब आप वाइल यू आर सर्विंग एनिमल्स, तो क्या आप इंसानों के बारे में भी ज़्यादा बेहतर सीख पा रहे हो, मतलब उस पर्सपेक्टिव से कि आई हैव टू थिंक अबाउट दिस, क्या मैं इंसानों के बारे में ज़्यादा सीख पा रहा हूँ? मैं उनसे कई चीज़ें सीखता हूँ कि जैसे पशु जो है ना, काफ़ी स्टोइक होते हैं, वो चीज़ें झेल जाते हैं, तो मुझे थोड़ी अपनी कमियां हाईलाइट होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं डॉग्स को वॉक कराने लेके जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया जैसे स्पॉट है, स्पॉट, चंबी, चटोरी, झिलमिल, ये 4 है, इनको मैं वॉक पे लेके जाता हूँ। अब वो उतना ही एक्साइटेड है, स्पॉट इतने 11 साल से वॉक पे जा रहा है, आज भी वो उतना एक्साइटेड है। चंबी को तो होता है दिन में 2 बार लेके जाओ, वो बोर नहीं होते। हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, सेम वॉक, सेम जगह जा रहे हैं, सेम खा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम देम। अब आप देखो, दिस इज गुड। एंड मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। अब जैसे मैंने बताया वेदर चेंज हो रहा है, चीज़ें कम उग रही हैं। अब हमारा जो गर्मियों में फसल है, मैं फार्म का ही उगा हुआ मोस्टली खाता हूँ, तो करेला ही उगा, भिंडी उगी नहीं। तो अब मैं 3 महीने हो गए करेला ही खा रहा हूँ, उससे पहले बैंगन ही खा रहा था। तो मैंने कहा कि भाई स्पॉट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर पशु जो है ना, दे रोल विद द पंचेस वेरी इजीली, आई मीन यूजिंग अ बॉक्सिंग मेटाफर। पर जैसे अब एक गाय है, उसका बच्चा मरा, उसको बहुत दुख होगा, वो रोएगी ये, या बच्चे को अलग कर दो माँ से, बच्चा भी रोएगा, माँ भी रोएगी, बट देन वो एडजस्ट कर जाते हैं। तो जहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, हम लोग जो है एडजस्ट नहीं करते, हम उसको पकड़ के हम दर्द को दुख बना देते हैं, वो उसको झेल जाते हैं। जहाँ पे हमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए, वहां पे हम एडजस्ट कर जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो उनका ऑपोजिट है। तो ये मुझे जरूर लगा कि यार इनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। इंसानों के बारे में मुझे ये पता लगा कि अगर कोई चीज उस अनुसार नहीं हो रही जैसी हमारी परिभाषा है, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हमारे लिए भैया वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि ये लोग जो है ना फील ही नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि वो फीलिंग्स हमें उसी तरह दिखाएं। जैसे मुझे चोट लगेगी तो मैं रोऊंगा, एनिमल्स दे शट डाउन, क्योंकि उन्हें, अब ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है पर इनकी रूट्स तो वाइल्ड है ना, क्योंकि वो कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, तो इसलिए दे शट डाउन, दे आर नॉट लाइक मेकिंग अ बिग शो आउट ऑफ इट। तो पर हम सोचते हैं कि वो चुपचाप बैठा है, उसे दर्द ही नहीं हो रहा। तो अगर कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं, हमारे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती। हमें लगता है मछली को दर्द नहीं होता, क्योंकि मछली अपने इमोशन रंग बदल के दिखाती है। तो अपनी लिमिटेशंस पता लगती हैं। बट दिस इज वेरी, ये सवाल मेरे को समझ में आया नहीं था कि मैं कैसे ड्राफ्ट करूं, बट आपने इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू। So much to learn from you and your learnings, amazing. ऐसा कभी हुआ कि जब आपने कोई रेस्क्यू मिशन किया एंड इट वाज वेरी इमोशनल, आपको देख के लगा कि यार? हाँ, हाल ही में हुआ। ओके। अब ये वो रेस्क्यू होते हैं अक्सर जो किसी के ना पालतू होते हैं, क्योंकि देखिए जो सड़क पे घायल है, हो सकता है फिर भी एक चांस है उसकी कोई मदद कर दे। भाई चलते हुए राहगीर की नज़र पड़ गई, उसने हमें फ़ोन किया और हमारे पास भी स्पेस थी। अक्सर तो स्पेस ही नहीं होती, स्पेस बनने में टाइम लगता है ना। अब एक घोड़ी के बारे में फ़ोन आया, भाई किसी की पालतू घोड़ी है। अब हम गए और घोड़ी की हालत, ओ भाई साहब, उसकी पूरी पीठ पे अल्सर्स थे जो फट चुके थे, लाइक घोड़ी की हालत ख़राब थी। अब वो कह रहे थे कि जी हम तो इसका इलाज करा रहे हैं। अब जो इलाज करा रहे थे वो ठीक भी नहीं था, पेन किलर भी उसको नहीं जा रहे थे। तो वहाँ पे उनको किसी तरह कन्विंस करके कि हम इसको ले जाएंगे, हम अपना खर्चा करेंगे, आपको कुछ नहीं देना, ठीक होगी तो हम आपको दे जाएंगे, और देखो बचने ना बचने का चांस आपके यहाँ भी है, वो हमारे यहाँ भी है। तो उसको लाए, फिर उसके साथ उसकी बच्ची भी थी, तो उसका जो पूरा वो था, फिर वो उनको लेने आए, फिर हमें कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, फिर हमें पता चला कि वो मदर नहीं बचेगी, तो उनको था बच्चा ले जाएंगे। तो किसी तरह उन्हें कन्विंस किया हमने कि अब बच्चे को रहने दो, क्या उसको उसी लाइफ में धकेलना जहाँ पे फिर लोग उस पर बैठेंगे। और क्योंकि अगेन लोग रियलाइज नहीं करते, शादी के दौरान खूब खुशी और वो वाला माहौल होता है, जितना हम खुश होते हैं ना उतना हम ब्लाइंड हो जाते हैं सफरिंग का, मैंने देखा है। वी आर वेरी एजिटेटेड, उस एक्साइटेड स्टेट में। भाई जैसे आप तेज गाड़ी चला रहे हो तो यू नॉट गोना नोटिस ना, आप फ्लार ये वो। जब आप स्लो चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो यू नोटिस। हाँ, तो वो खुशी वो तेजी वाली होती है, तो उसमें दिखता नहीं कि किसी के घोड़े के मुंह में लोहे का एक बिट है विच इज़ अनकंफर्टेबल, या अगर आप वो हटाओ उसकी क्या हालत है पीठ की। तो वो एक बड़ा इमोशनल था। वो बिल्लो था उस घोड़ी का नाम, वो तो नहीं बची। उसकी जो बेटी है संडे, तो वो अभी भी हमारे, संडे नाम उसका। हाँ, संडे पैदा हुई थी, उसका नाम संडे, तो वो हमारे पास है अभी। ओके। बट ये बड़ा टफ होता होगा ना, मतलब इमोशनली डिटैच करना इस
सिनेरियो से, तो आप डेली आप तो डेली देख रहे हो तो हाँ है, इमोशनली टफ है देखो, लेकिन अगेन वही है कि इस काम में मैं आपको बताऊं, यू स्टार्ट बिकॉज यू हैव अ बीटिंग हार्ट, पर अगर आपको ये करना है तो यू कट इट आउट एंड कीप वर्किंग। जैसे आप नहीं चाहोगे ना कि आपका सर्जन आपसे इमोशनली इन्वॉल्व हो, हाँ तो हमें तो काम उस तरह करना है, हमें कोल्ड डिसीजन लेने। देखो ना, हमें दिन में 10 रेस्क्यू कॉल्स आती हैं, हम कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास एक की जगह बनती है यूजुअली ऑन एन एवरेज, कि भाई ठीक हुआ गया, उसकी ऑलरेडी लाइन होती है आनों की। फिर उसके बाद आपको एक तो दुख है, आप उस पशु को ला नहीं पा रहे, आपको पता है उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया, फिर भी आप मदद नहीं कर पा रहे, क्या करें, जगह ही एसिड नहीं। वाले केसेस एक्चुअली मतलब आई कांट एसिड वाले तो हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल में हर समय 1 या 2 केस होंगे जिसपे बैल या गाय पे एसिड फेंक दिया, ज्यादा बैलों पे एसिड, उबलता तेल, उबलता पानी, ये वाले केसेस होते हैं। अब उसमें हमारी कोशिश होती है, इतना गंदा केस है तो किसी तरह एडजस्ट कर लें, अपना कोई गाय बैल कहीं पे कर लिया, कुछ करके एडजस्ट कर लें। कई बार तो ऑपरेशन थिएटर जो है वहां पे बांध लिया, पर फिर भी आप कितना एडजस्ट करके भी नहीं ला पाते ना, एक लिमिट है। तो एक तो दुख आप ला नहीं पा रहे, दूसरा लोग आपको बहुत गाली देते हैं, सुनाएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कई लोग कह वीडियो बनाता है बड़ा, अब तो मना कर रहा है, भाई अब क्या करूं। हाँ करेक्ट। तो यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। और फिर अच्छा, ये जो गाली दे रहा है, कल जब आपके पास जगह बनेगी, आपको उसको फिर फोन करना है और उसका पशु लाना है, बिकॉज टू हेल्प द डम एनिमल यू हैव टू डील विद द स्टूपिड ह्यूमन। चाहे उसने मुझे गाली दी है, मेरे को तो पशु के लिए उसके पास जाना है। तो ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपके इमोशंस बीच में नहीं आ रहे, बट लाइक एनीथिंग एल्स विद प्रैक्टिस आ जाता है। ये वैसे कितना इमोशनल हो रहा है सब। माय गॉड, इट इज टफ, मतलब टफ ही, मतलब आपको इमोशनली तो ये सब चीज़ स्ट्रॉन्ग कर ही देती होंगी ना सब, मतलब या आई डोंट नो, मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती हैं या सेम इमोशन आप महसूस करते रहते हो, फिर आप समझते हो, लेट गो करते हो, देन यू मूव अहेड, यू रियलाइज। देखो, देयर आर अ फ्यू टेक्निक्स। ओके, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आपको पराठा ही बनाना है, पहले आप टेक्निक सीखोगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, देन यू गेट गुड एट इट। तो इसमें भी देयर आर फ्यू टेक्निक्स आर कि जो मुझे ध्यान आ रहा है मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे गंदी तरह से बात करी, लेकिन अगर आप हमारे एरिया के डीसी हैं या पुलिस वाले हैं, मैं यस सर ही कहूँगा ना, तो मैं हर किसी को ये लेके चलता हूँ कि वो डीसी है, चाहे वो रिक्शे वाला भी है, कोई भी है, वो डीसी है, ताकि मैं रिएक्ट ना करूँ, गुस्सा चढ़ने पे भी मैं रिएक्ट ना करूँ। गुस्सा चढ़े ना, उसके लिए मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि देखो भाई, हर कोई, नॉट एवरीबडी इज एज फॉर्चुनेट कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग अच्छी थी, तुम्हारे आसपास लोग अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, नॉट एवरीबडी इज दैट प्रिविलेज। उसकी गलती नहीं है कि वो स्पॉट है, जैसे मैंने स्पॉट का एग्जांपल दिया है ना, उसकी गलती नहीं है। तो आप ये याद दिलाते हो। थर्ड इज लर्निंग टू पॉज। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी मैं पॉज लेता हूँ। आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं एक पॉज लेके जवाब दूंगा। तो व्हाट दैट डज इज कि एक एब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक एजिटेशन वाली कॉन्वर्सेशन है, वहां पे भी मैं एक पॉज लूंगा। उस पॉज में मुझे स्पेस मिल जाएगी कि भाई मुझे रिएक्ट कैसे करना है। विल माई रिएक्शन हेल्प मी अचीव माई पर्पज विच इज टू रिड्यूस सफरिंग। अब मान लो आप कुत्ते को मार रहे हो, मैं आप पे चिल्ला पड़ूं, वो रिएक्शन होगा। चिल्लाने से क्या होगा, आप कुत्ते को 2 और लगाओगे, मैं चला जाऊंगा, है ना। मैं तो नोएडा नहीं रहता, आप उसको बाद में मारोगे, कुछ भी कर लो। तो मुझे देखना है ना कि मैं कैसे बेस्ट इंटरवीन करूं, तो वो तभी मैं कर सकता हूं, मेरा अगर इमोशन फ्लेयर अप नहीं होगा ठंडे दिमाग से। तो यू लर्न दीज टेक्निक्स। वो तो आप स्टोइसिज्म पढ़ लो, कहीं भी कोई किताब, कोई व्यक्ति सिखा देता है, और यू कीप प्रैक्टिसिंग देम एवरी डे, देन यू गेट गुड एट इट। तो जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, तो डू यू सी दैट people should support you in a little better way? Should support, or if not support, they should not oppose. नहीं, मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है। मुझे ये लगता है कि मोर पीपल जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अपने लाइफ के मोर आवर्स अच्छा काम करने में डेडिकेट कर सकते हैं, उन्हें वो करना चाहिए। तो मतलब ये मेरी वो है, विश है। अच्छा, ओके। शुड भी नहीं कहूंगा मैं, है ना। तो
क्योंकि आप देखते हो क्योंकि लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, पैसा कमाने में वो खूब दिमाग लड़ाते हैं, लेकिन जब खर्चने की बात आती है ना तो वो सोचते हैं मैं सपोर्ट, मैं डोनेट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो अपना जो दिमाग है वो कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार आप इतने ब्रिलियंट हो, अच्छा बिजनेस, इनोवेशन, कुछ भी, वो सब आप पैसा कमाने के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं। अच्छा काम करने की बारी आती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डोनेट। वो मुझे लगता है कि मोर, बिकॉज वर्ल्ड नीड्स मोर कंपैशनेट पीपल। एम्पैथेटिक लोग देखिए कम है, कंपैशनेट और कम है। कंपैशन इज एम्पैथी इन एक्शन। अदरवाइज तो एम्पैथी बस आपको दुख दे रही है। करेक्ट 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 करेक्ट। अभी डू यू रीड बुक्स? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? हाँ, पर मैं रैंडम चीज़ें पढ़ता हूँ। मेरे सामने जैसे कोई आ गई या किसी ने कुछ बता दिया या किसी बुक के अंदर किसी ने कोई बुक मेंशन कर रखी है वो उठा ली, इस तरह मैं पढ़ता हूँ। एनी थ्री पिक जो आप 3 किताबें जो आप शेयर करना चाहो विच एक्चुअली हेल्प्ड यू, यू नो, आपकी सोच को बदला? तो फिर मैं 3 किताबें वही बताता हूँ जो सोचने के बारे में ही हैं। ओके, सुपर। एक तो है स्काउट माइंडसेट, वेरी गुड बुक, कि कैसे हम अपनी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करें, हम अड़े ना रहें, विच इज़ द सोल्जर माइंडसेट, कि एक चीज़ है इसी पे अड़ गए, और दूसरा है स्काउट माइंडसेट विच हेल्प्स अस ग्रो। रियली गुड बुक। सेकेंड इज सुपर थिंकिंग विच इज़ अबाउट मेंटल मॉडल्स। ये एक डक डक गो करके एक बड़ा ऑब्सक्योर सा सर्च इंजन है, उसके फाउंडर ने लिखी है। तो मेंटल मॉडल्स आर लाइक just recognizing patterns. हमारा ब्रेन, that's how we operate, right? We recognize patterns, we autofill. तो कुछ पैटर्न्स जो, फॉर एग्जाम्पल, throwing good money after bad money is a very recognizable पैटर्न। जैसे कि मान लेते हैं हम कॉलेज में हमने 3 साल कर लिए हैं, पर मुझे पता है कि यार ये मेरे किसी काम आएगा नहीं, फिर होगा यार अब 3 कर लिया 4 कर लो। तो दैट माइंडसेट कि यार जब 3 साल खराब करें, यू कैन कट योर लॉसेस, एग्जिट। तो इस तरह के जो वेरी प्रैक्टिकल मेंटल मॉडल्स, या एक काफ़ी हेल्पफुल मेंटल मॉडल है कि डोंट एट्रीब्यूट टू मैलिस व्हाट यू कैन एट्रीब्यूट टू स्टुपिडिटी। जैसे मान लो कि आप लेट आओ, मान लो आप 45 मिनट लेट आओ, और मैं इस बात को पर्सनली ले लूँ कि यार क्या बंदा है यार, मतलब ये अपने आप को वैल्यू दिखाने के लिए ये कर रहा है, पर्सनली ले रहा हूँ। वेयर एज इट कुड बी लाइक यार बंदा वक्त का ध्यान नहीं होता, कोई नहीं। तो डोंट एट्रीब्यूट इट टू मैलिस, स्टुपिडिटी इज टॉलरेबल। मैलिस में फिर एक रंजिश आ जाएगी। तो इस तरह मेंटल मॉडल्स के बारे में। थर्ड इज एक स्कूल ऑफ लाइफ करके है, एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, एलान डी बोटॉन करके फिलोसफर है, उनकी एक किताब है हाउ टू थिंक। ओके। तो वो तरह तरह की, इट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। देयर इज अ राइटिंग थिंकिंग, देयर इज अ रीडिंग थिंकिंग। तो वो काफ़ी अच्छी किताब है। एनी 2 or 3 biggest lesson from this book? Why people should read this book? I know why, now people know why should they read this book. Any lessons you want to share from this book? देखिए इसमें तो बड़े सारे ही लेसन हैं, लेकिन अगर मैं एक ब्रॉडर एक चीज़ की बात करूं तो मैं कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जी क्यों रहे हैं बिफोर यू मेक सम इररिवर्सिबल डिसीजंस इन योर लाइफ। क्योंकि देखिए कई चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। घर खरीदा बेचा जा सकता है, शादी कर ली दैट्स नॉट एज ईजी टू रिवर्स, बच्चा कर लिया दैट इज एन इररिवर्सिबल डिसीजन। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइफ फॉर एटलीस्ट एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स। अब बुद्ध ने तो बच्चा पैदा किया तब भी चले गए, राइट? तो बुद्ध का दिमाग बाद में चलाना कि यार ये नहीं चाहिए, लेकिन दैट वॉज अ हार्ड डिसीजन फॉर हिम इमोशनली, एंड आई एम श्योर फॉर दैट किड टू ग्रो अप विदाउट अ फादर। चलो वो राजपाट में थे, पर फिर भी नथिंग कंपेयर्स नॉट हैविंग अ पेरेंट, है ना? तो मैं कहूँगा कि पहले आप सोच लो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ताकि जो भी आप स्टेप लो इट्स बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट। अदरवाइज यू हैव टू बी incredibly lucky for things to work out, जैसा मेरे साथ हुआ। I can't take credit for it. तो बट आप जिसको लकी बोल रहे हैं, अगर मैं लोगों को बोलूं कि they can they really live the way you're living your life today, probably it is difficult for them. शायद मुश्किल होगा, है ना? मतलब गांव में रहना, नेचर के साथ जुड़े रहना, स्लो मूविंग वर्ल्ड है वो, और इतना वो सीइंग दोज
यू नो मोमेंट ऑफ जॉय एंड द मोमेंट ऑफ सैडनेस जहाँ पे लेट गो करना है, सर्विंग वाली भावना? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ इनिशियली मुश्किल होती है, देयर इज़ अ हम्प। जैसे आपको एक ड्रग एडिक्शन छोड़नी है, देयर इज़ एन इनिशियल डिफिकल्ट पीरियड। तो हमारा एक लाइफस्टाइल विड्रॉल का पीरियड होता है। मैंने वैसे बात किताब में करी है कि वी आर सो यूज्ड टू डिराइविंग फीलिंग गुड फ्रॉम प्लेजर्स। ठीक है, हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं, वी आर वायर्ड दैट वे। और वो अच्छा महसूस करने के लिए हमें आदत है कि कुछ एक्शन चाहिए। चल यार, घूमने चल रहा है, मूवी देखने चल रहा है, कुछ खा लेते हैं, कुछ मंगा लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज वी नीड अ किक। नाउ यू मूव अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, तो यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर योर ब्रेन टू रीवायर। अब मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली क्या होता है, दैट इज माई एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्योंकि पीपल फार्म जब मैंने शुरू किया, मैं तो रोता रहता था, क्या है, मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के, लेकिन करना यही है क्योंकि सफरिंग फुटप्रिंट का पता। मैंने कहा ना, मैं तो फंस गया था। बट इट वॉज ओनली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई रियलाइज कि हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो तो ब्रेन प्रॉब्ली गॉट रीवायर्ड एंड स्टार्टेड डिराइविंग फीलिंग गुड फ्रॉम डूइंग गुड, फ्रॉम बीइंग एबल टू परस्यू योर पर्पस, है ना। तो इट टेक्स सम टाइम, बट देन उसके बाद आई वुड नॉट ट्रेड दिस लाइफ फॉर एनी अदर। दिस इज बेस्ट लाइन। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे खुश हो या उसमें आपको पीस मिल रहा है, और आप ये अगर कोई ये यूज कर सकता है, ये लाइन बोल सकता है कि लाइक यू सेड कि मैं ये जिंदगी किसी और लाइफ के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बट देयर इज अ कैविएट। सो ओके, सी दैट्स द थिंग कि मैं आज खुश हूँ ये करके, पर मैं अगर खुश नहीं भी हूँ तब भी मैं यही करूँगा, बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। अगेन, आई एम फॉर्चुनेट कि ये करने में मुझे अच्छा भी लग रहा है। बट सुपर यार, आई थिंक आई लव द कन्वर्सेशन विद यू। और आप मस्त आदमी हो, और बहुत कंफर्टेबल हो आप एक्चुअली, है ना। और मैं वो देख पा रहा हूँ कि फ्रॉम अ लाइफ वेयर यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, जो लोगों का सपना होता है, वहाँ से आप यूएस से सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, एंड उसके बाद एक ग्राउंड लेवल पर इतना काम करना, इतना मेहनत करना। क्योंकि मुझे पता है, मैं IT में ही था, तो मुझे पता है लोग थॉट रखते हैं कि दे वांट टू कंट्रीब्यूट, बट वो इस स्तर पर जाकर नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि ये मैं कर ही नहीं सकता यार। और आप जो कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आई विश लाइक यू ऑल्सो सेड कि आई थिंक ज़्यादा लोगों को अवेयर होना चाहिए, जागना चाहिए, पर्पस ढूंढना चाहिए, और जितने लोग इसमें मदद कर पाएंगे, वो आप बैटन पास करना किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं पर एक वो सर्कल क्रिएट हो सकता है, और लोगों को बहुत मदद मिलेगी, जानवरों को बहुत मदद मिलेगी। हाँ, बिकॉज हम लाइफ में आए ही हुए हैं, तो व्हाई नॉट। प्लस एज अ कॉन्सिक्वेंस यू आर ऑल्सो गेटिंग हैप्पीनेस, क्योंकि आज बड़े सारे लोग जो आपको हैप्पी दिखते हैं, दे आर प्रिटेंडिंग। सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, वो खुद को भी झूठ बोल रहे हैं। खुश नहीं है वो यार, नहीं है। आपको करेक्ट पता है, क्योंकि आप उनके कंजम्पशन पैटर्न्स देख के अगर खुश हो तो क्यों चाहिए तुम्हें वीकेंड पे फिर ड्रिंक क्यों करनी है? अगर तुम अपनी लाइफ से खुश हो, व्हाई डू यू नीड टू एस्केप योर लाइफ? सुपर, आई एग्री एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जैसा रॉबिन जी ने बताया, बाकी जितने भी व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी ऐसे महसूस हो रहा होगा। और मैं वापस से आई थिंक ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हम कई जगह बहुत सारे पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, हम सपनों को पूरा करने के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत जो जैजी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। बट आई थिंक इस तरह का पॉडकास्ट हमने पहली बार शूट किया, जहाँ पर हम इस एक बेहतर दुनिया को क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और ये नहीं पता, ये भी कंफर्म है, जैसे रॉबिन जी ने बोला कि नॉट नेसेसरी हम पूरी दुनिया को बदल पाएंगे या बहुत बड़ा चेंज लेकर आ पाएंगे, बट शायद अपने हाथ में जितना है, क्योंकि अगर हम आए ही हैं तो वो बदलाव जितना पॉसिबल है वो कर सकते हैं। क्या 2 ही लोगों की मदद होगी, 2 ही एनिमल को मदद होगी, 2 को होगी, 200 को, जितना हो सकता है उतना अपना करना चाहिए। और वो पर्पस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि हमारी कन्वर्सेशन जो हमारी हुई है रॉबिन जी के साथ, ये आपको बहुत अच्छी लगी, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि मैं किताबों के बारे में हमेशा बहुत बात करता हूँ, और मैं किसी भी किताब को मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि पढ़नी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है फिर भी कि अगर ये किताब और सबसे अच्छी बात है, इसका कॉस्ट बिल्कुल भी महंगी किताब नहीं रखी है आपने, बहुत रीजनेबल कॉस्ट की किताब है।
और प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं किताब का, मेरा कोई इंटेंट नहीं है प्रमोट करने का, बट मैं फिर भी मैं चाहता हूँ अगर मेरे थ्रू ये प्रमोट हो भी सकती है तो मैं आई वुड लव टू डू इट। मैं दिल से चाहता हूँ कि किताब हर घर में पहुँचे, लोगों तक पहुँचे जो जेन्युइनली सवाल रखते हैं कि वो कैसे सर्व कर सकते हैं या वो कहाँ किस लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शायद हो सकता है रॉबिन जी की जर्नी से हम सबको बहुत सारी प्रेरणा मिले, समझने को मिले। और मैं इस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। वो किताब बिकने के बाद हमें कोई पैसे नहीं आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि शायद हम कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। शायद हम में से कुछ लोग, कुछ इतना बड़ा तो शायद ना कर पाए बट अपने अपने लेवल पर अपना अपना पीपल फार्म खोल पाएंगे, कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आज आपसे मुलाकात हुई, हमेशा ऑनलाइन देखा आपको, एंड आई विश कि हमारे ज़रिए ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। I mean, that's the best I can hope for. I mean, Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.